नमस्कार दोस्तों, शिक्षक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे अपने इस क्लास में, जिसमें कि मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी एमसीक्यू को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए। और जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिनको बहुत टफ लगता है सोशल साइंस या बहुत बोरिंग लगता है, उनको भी मैं एक नए तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। आपको मैं पावर शेयरिंग के विषय में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप रिलेट करके उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पावर शेयरिंग का, क्यों ज़रूरी है, क्या होता है पावर शेयरिंग, अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, कितने टाइप के होते हैं पावर शेयरिंग। तो मैंने ऐसा प्रयास किया है कि जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में हो सकते थे उसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपको दिया है और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि अगर डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आते हैं तो भी आप उसको इजीली कर पाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पहला क्वेश्चन हमारा है, Which country is a good example of power sharing among different communities? कौन सा देश विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा एग्जाम्पल है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहले श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन आपका है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। देखिए इनके यहाँ क्या सिस्टम था, जो श्रीलंका है इनके यहाँ पावर को शेयर नहीं किया गया था, पावर को केवल एक ही कम्युनिटी के पास रखा गया था, जिससे श्रीलंका में बहुत दिनों तक सिविल वार चला, जिससे उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो डगमगा गई। तो ये समस्या थी श्रीलंका में। दूसरा हमारा जो कंट्री है उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी के साथ अपने देश में पावर का बहुत अच्छा शेयर किया, पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से करी, जिससे कि उनके यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, जो लड़ाइयाँ हो सकती थी, जो झगड़े हो सकते थे, उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया। और हमारे यहाँ भी पावर शेयरिंग है, लेकिन अलग अलग समुदायों के बीच में हमारे यहाँ पावर शेयरिंग नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है विभिन्न समुदाय, तो इसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। विच लैंग्वेज ग्रुप इज़ इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम? अब हम जिस कंट्री के बारे में अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि बेल्जियम ने पावर शेयर किया, अब उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे। अब आपसे पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, अर्थात बहुसंख्यक थे। आपके ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा है जर्मन, तीसरा है डच और चौथा है इंग्लिश या अंग्रेज। आपका इसमें सही ऑप्शन जो है वो है डच। यहाँ पे डच जो थे वो लगभग 59% थे, जो फ्रेंच थे वो लगभग 40% थे और रिमेन 1% कौन थे, जर्मन थे। तो जो डच थे वो पूरे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा थे, इसीलिए उनको मेजॉरिटी थी और थे कितने परसेंट, 59%। आई होप, और इंग्लिश के बारे में कोई डिटेल आपकी बुक में नहीं दी गई है। आई होप कि आपको ये भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज कॉल्ड। जब हम शक्ति को, पावर को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में बंटवारा करते हैं शक्तियों का, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब देखिए, अब इस पूरे बुक में जो डिटेल में चीज़ें दी गई हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो इन दो चीज़ों से बनता है। पहला वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है। आइए एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक लाइन ये है, इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और इस लाइन को कहा जाता है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उस पे तीन होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं जुडिशरी। आप देख रहे होंगे ये जो तीनों हैं वो सेम लेवल पर हैं, कोई किसी से ना तो छोटा है ना तो कोई किसी से बड़ा है। तो जो पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो इस जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा क्षैतिज शक्ति का बंटवारा या हॉरिजॉन्टल
पावर शेयरिंग। अब दूसरा जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है ये क्या है? देखिए, सबसे ऊपर लेवल पर कंट्री में रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर जो हायर लेवल पर सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट और उसके नीचे लोकल। तो यहाँ पे वर्टिकली पावर डिवाइड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबके पास समान पावर होते हैं और वो उन पावर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वर्टिकल पावर जो होता है उसमें आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनिटी शेयरिंग एक ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो कि एग्जाम्पल था बेल्जियम का, अभी मैंने आपको बताया। और पॉलिटिकल शेयरिंग मतलब जो राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होता है, जैसे हमारे देश में है। आई होप कि आपको समझ में आया। दो आप ये बहुत फोकस करिएगा, वर्टिकल पावर शेयरिंग पर और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। जस्ट अभी हमने पीछे चर्चा की इसके बारे में। जब हम केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी और सोशल डिवीजन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल डिवीजन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा है इन श्रीलंका पॉलिटिकल पावर वाज मेनली हेल्ड बाई। श्रीलंका में जो पॉलिटिकल पावर था वो किसके पास था? तो आपके ऑप्शन है तमिल कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिंघला कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बेल्जियम के बारे में बताया, तो जो वहाँ पे डच थे वो मेजॉरिटी में थे। बिल्कुल सेम श्रीलंका के केस में जो सिंघला थे वो मेजॉरिटी में थे। इनकी मेजॉरिटी लगभग थी 74% की। तो लगभग आप देखेंगे कि 74% लोग जो श्रीलंका में रहने वाले थे ये सिंघली या सिंघला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जो सबसे कम मेजॉरिटी थी, या जो कह सकते हैं कि माइनॉरिटी में थे, उसमें तमिल आते थे। तमिल लगभग यहाँ पे थे 18%। तमिल यहाँ पे कितने परसेंट थे? लगभग 18%। इसमें भी फर्दर डिवाइड था, 13% जो थे वो नेटिव तमिल्स थे, मतलब कि पहले से ही श्रीलंका में रहते थे, और 5% भारत से गए हुए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंघला यहाँ पे मेजॉरिटी में थी और तमिल यहाँ पे कैसे थे? माइनॉरिटी। हालांकि माइनॉरिटी में तीनों आ गए, जब एक मेजॉरिटी हो गया तो बचे हुए ऑटोमेटिक क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि है विच लैंग्वेज वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी भाषा को विशेष दर्जा दिया गया? तो जो लोग वहाँ पे जो भाषा ज़्यादा बोलने वाले होंगे उसी को जो है वो विशेष दर्जा दिया गया होगा। ऑप्शन है तमिल, इंग्लिश, सिंघला या सिंघली और फ्रेंच। तो आपका सही ऑप्शन होगा सिंघली या सिंघला। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम डील विथ। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो किस चीज़ से डील करती थी? तो आपका ऑप्शन है डिफेंस, जुडिशरी, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज और टैक्स सिस्टम। तो जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी, अर्थात जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो डील करती थी कल्चर से, एजुकेशन से और लैंग्वेज से। तो जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी वो मेनली क्या देखती थी? किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का कल्चरल डिस्प्यूट ना हो, लोगों को जो बेसिक एजुकेशन है वो सही ढंग से मिले, और लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, डच और मैंने क्या बताया आपको जर्मन, ये लैंग्वेज बोलने वाले थे, इनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या बनाया गया था? सामुदायिक सरकार अर्थात कम्युनिटी गवर्नमेंट। 3 चीज़ें याद रखिए, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री फेस्ड सिविल वॉर ड्यू टू लैक ऑफ पावर शेयरिंग। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें पावर शेयरिंग नहीं हुआ, जिसके वजह से उनके यहाँ गृह युद्ध हुआ? तो मैंने आपको, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, इसीलिए उनके यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इंडिया में भी सेम था और नेपाल में भी लगभग सेम ही था। एक ही कंट्री थी, वो थी श्रीलंका, जिन्होंने 74% मेजॉरिटी के दम पे, अब आप बताएंगे मुझे कि 74% कौन थे यहाँ पे? तो 74% मेजॉरिटी के दम पे अपनी गवर्नमेंट बनाई और उससे माइनॉरिटी के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिससे कि उस कंट्री में सिविल वार हुआ, जो कि लगभग 2009 तक चला।
2009 तक, समझिए आज के लगभग 15 साल पहले, 15 से 20 साल के बीच के में यहाँ पे सिविल वार जो है वो चलता रहा और श्रीलंका की जो इकोनॉमी की स्थिति है वो पूरी तरह से क्या हो गई, डैमेज हो गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कम्युनिटी इज इन माइनॉरिटी इन बेल्जियम। तो कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जो बेल्जियम में माइनॉरिटी थी? तो एक थी, ये तो मेजॉरिटी में थी, मैंने आपको बोला 59% लोग यहाँ पे डच बोलते थे, ये 40% थे और ये थे 1%। तो ये जो दोनों कम्युनिटी हो गई वो किस में आ गई, माइनॉरिटी में। तो हमारा ऑप्शन हो गया बोथ बी एंड सी। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि जो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। पहला है अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड करना। अमंग डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तर पर, मैंने आपको बोला अलग अलग स्तर पर जो डिवाइड किया जाता है। उदाहरण के लिए पहला ऑप्शन जो है वो ये बताता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कैसे पावर शेयर होता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो बताता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में कैसे पावर को डिवाइड किया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमें बताता है कि जैसे आपको मैंने बताया कम्युनिटी गवर्नमेंट, कुछ पावर डच के हाथों में रहेगा, कुछ फ्रेंच के हाथों में, कुछ जर्मन्स के हाथों में। तो ये तीनों जो है वो पावर शेयरिंग का एक रूप है, लेकिन केवल शासन के पास, ऑप्शन जो डी है हमारा, ये पावर शेयरिंग का कोई भी रूप नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन 10 क्वेश्चंस में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अगर कोई डाउट है, कोई पोर्शन मुझसे छूटा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक दूसरी वीडियो उसके लिए बनाऊँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।